हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट आरकेसा। कल हमने बात की थी सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होती है? ये एक सपोज दो पर्सन है, सपोज मैं हूँ और कोई बी पर्सन है, तो मैं कहती हूँ कि बी से कि अगर प्रोमिसर के किसी कंडक्ट से आपको कोई नुकसान होगा तो मैं उसकी भरपाई करूंगी। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। इसमें क्या है कि ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि वो उसको इंडेमनिफाई करेगा किस चीज से, उन प्रोसीडिंग्स से जो कि सी इनिशिएट करेगा बी के खिलाफ। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 125 की, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। अब इसमें क्या है कि वो तीन तरीके के उसके पास राइट्स होते हैं। इंडेमनिटी किसके पास? इंडेमनिटी होल्डर के पास। कौन से तीन राइट्स है? जितने भी उसको डैमेजेस इनकर हुए वो सब वो क्लेम कर सकता है। जो भी कॉस्ट उसने इनकर की है किस चीज में, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स में, कोई भी जो केस हुआ है उसमें उसकी जितनी कॉस्ट लगी है वो। और थर्डली कॉम्प्रोमाइज अगर हो गया सूट सपोज, तो उसमें जो अमाउंट उसको कही गई थी कि इतनी अमाउंट आप पे करो, तो जो इंडेमनिटी होल्डर है वो सारे सम जो है वो भी वो क्लेम कर सकता है। दैट इज वो तीन चीजें क्लेम कर सकता है। कौन कौन सी? डैमेजेस, कॉस्ट एंड ऑल दीज सम्स। अब हम बात करते हैं सेक्शन 126 की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। ये सारी टर्म्स अब क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है? वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि जो थर्ड पर्सन है उसकी अगर कोई लाइबिलिटी है और अगर वो लाइबिलिटी उसने पूरी नहीं की है, या फिर या तो एक ये इंग्रेडिएंट है या दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है कि प्रॉमिस हुआ था दो पार्टीज के बीच में कि हाँ ठीक है हम अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हम परफॉर्म करेंगे। सो ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन जाता है। अब जो पर्सन गारंटी देता है उसे हम कहते हैं श्योरिटी। जो डिफॉल्टर पार्टी है दैट मतलब जिस पर्सन के डिफॉल्ट के फेवर में गारंटी दी गई है वो पर्सन कौन होता है? प्रिंसिपल डेटर। और जिसको गारंटी दे रहे हैं वो कौन बन जाएगा? वो बन जाएगा क्रेडिटर। सो जो गारंटी जो है वो ओरली भी हम कह सकते हैं कि ठीक है ओरल में कोई गारंटी हो गई है तीन पार्टीज के बीच में, या फिर वो हम रिटर्न में भी ले सकते हैं। मतलब तीनों पार्टीज जो है वो रिटर्न में भी उसको वो लिख के रख सकती है। अब सेक्शन 127 कंसिडरेशन फॉर गारंटी। इसमें क्या है कि प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए या तो कोई चीज की गई है या प्रॉमिस किया गया है कि ठीक है आपको जिस चीज से बेनिफिट होगा हम वो काम करेंगे। ये होता है कंसिडरेशन फॉर गारंटी। फॉर एग्जाम्पल बी ए से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ उसको गुड्स दे दे ऑन क्रेडिट, तो ए कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ, बट सी को कहो कि वो गारंटी दे इस बात की। अब सी अगर कह देता है कि ठीक है मैं गारंटी देता हूँ पेमेंट की, तो ये क्या है? एक वैलिड कंसिडरेशन है किसके? ए के प्रॉमिस के लिए गुड्स डिलीवर करने की। सो दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस। अब हम बात करते हैं सेक्शन 128 की। ये क्या है? श्योरिटीज लायबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो लायबिलिटी होती है श्योरिटी की वो को एक्सटेंसिव होती है विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। बट को एक्सटेंसिव मतलब साथ साथ चलना। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज प्रोवाइडेड है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि श्योरिटी की लायबिलिटी और प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी अलग अलग होगी, तो वो फिर उसको इंडिपेंडेंट लायबिलिटीज कंसिडर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 129 की, कंटिन्यूइंग गारंटी। इसमें क्या है? कोई एक गारंटी जिसमें कि काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, तो वो सारी सब ट्रांजेक्शन जो होती है वो क्या बना देंगी? हमारी कंटिन्यूइंग गारंटी। फॉर एग्जाम्पल ए गारंटी देता है बी को जो कि एक टी होल्डर है कि वो सी को अगर 100 रुपीज या उससे ऊपर की चाय देता है तो मैं उस बात की गारंटी लेता हूँ कि सी आपको ये पेमेंट कर देगा। अब इसमें क्या है कि ए ने गारंटी दी ठीक, तो बी अब उस गारंटी पे सी को सपोज उसने दी 1000 रुपीज की उसने चाय दे दी सपोज, तो सी ने उसको वो पेमेंट कर दी। अब अगली बार उसने फिर सी को चाय दी 200 रुपए की सपोज, बट अब सी ने डिफॉल्ट कर दिया।
सो इस सिचुएशन में क्या है कि ए की जो गारंटी थी वो कंटिन्यूइंग की गारंटी उसने दी थी, दैट इज हर ट्रांजैक्शन की उसकी वो गारंटी थी। सो अब अगर सी ने डिफॉल्ट की है पेमेंट करने का, तो अब ए की लायबिलिटी है कि वो बी को कंपनसेट करे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 130 की, रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। इसमें क्या है कि श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर को नोटिस देके कह सकते हैं कि जितनी भी आगे फ्यूचर ट्रांजैक्शंस है उन सबकी जो गारंटी है वो रिवोक कर दी जाए। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल वो ऐसा कर सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 131 की, रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। अब इसमें क्या है कि अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो जितने भी आगे की दैट इज जो फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस है वो सब जो होगी वो रिवोक हो जाएगी। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि नहीं वो रिवोक नहीं होगी, दैट इज श्योरिटी की डेथ के बाद भी जो गारंटी है वो कंटिन्यू रहेगी, तो फिर अब श्योरिटी के जितने भी जो हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसको फिर कहा जाएगा कि जो कंटिन्यू गारंटी है उसको आप पूरा करो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 132 की, लायबिलिटी ऑफ टू पर्सन्स प्राइमरीली लायबल नॉट अफेक्टेड बाय द अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। इसमें क्या है कि दो पार्टीज हैं, वो दो पर्सन्स हैं, वो आपस में ये कहते हैं थर्ड पर्सन को कि ठीक है अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी है तो हम उस लायबिलिटी को पूरा करेंगे। और वो दो पर्सन आपस में भी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर एक पर्सन डिफॉल्ट करता है तो दूसरा अपनी लायबिलिटी प्लस जो डिफॉल्टिंग पार्टी की लायबिलिटी है उसको वो पूरा करेगा। तो अगर थर्ड पर्सन सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के दौरान प्रेजेंट नहीं है तो इससे जो उनका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज जो दो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है उसको वो पूरा करेंगे, वो अफेक्ट नहीं होगा सेकंड कॉन्ट्रैक्ट से। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कि एक पार्टी ने अगर डिफॉल्ट किया तो दूसरी पार्टी अपना डिफॉल्ट प्लस अपनी लायबिलिटी को वो पूरा करेगी, क्योंकि ये दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपस में है, कोई इनका मेल जोल नहीं है, ये आपस में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, वो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अवेयर हो भी सकती है, वो अवेयर नहीं भी हो सकती है, वो मैटर फैक्ट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 133 की, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या है कि कोई भी श्योरिटी की परमिशन के बिना क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स वेरी कर देते हैं और उन टर्म्स के बारे में जो श्योरिटी है उसको पता ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी जो होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो बी को 5000 रुपीज पे करेगा, कब? 1 मार्च को। ए जो था उसने कहा था, उसने गारंटी दी थी रीपेमेंट की। अब क्या हुआ कि सी ने जो लोन उसको 1 मार्च को देना था वो उसने बी को 5000 रुपीज का लोन 1 जनवरी को दे दिया। अब इस सिचुएशन में क्या है, ए की लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज हो गई। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था कि 1 मार्च को जो अमाउंट होगी 5000 रुपीज की वो 1 मार्च को दी जाएगी, बट जो ये अमाउंट है वो पहले ही दे दी गई है, दैट इज 1 जनवरी को। सो इसमें ए की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 134 की, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गए जिससे कि जो लायबिलिटी है प्रिंसिपल डेटर की वो खत्म हो गया है, या फिर क्रेडिटर के किसी एक्ट या किसी ओमिशन से जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है वो ऐसे हुए कि प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है। तो दैट्स ऑब्वियस कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया तो ऑब्वियसली जो श्योरिटी है उसकी भी लायबिलिटी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि वो फिक्स प्राइस पे उसके लिए घर बनाएगा। इसमें क्या है कि अब सी गारंटी देता है ए की परफॉर्मेंस के लिए कि ठीक है ए बी के लिए घर बनाएगा, बट अब इसने क्या हुआ, बी ने जो टिम्बर सप्लाई कर रहा था, जिस टिम्बर से वो घर बन रहा था वही उसने सप्लाई नहीं किया है। सो बी ने डिफॉल्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है सी की जो लायबिलिटी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 135 के, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। इसमें क्या है कि अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर है वो आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ठीक है जो क्रेडिटर है वो प्रिंसिपल डेटर को ना सू करेगा ना, और जितना टाइम उसको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उससे ज्यादा टाइम वो उसको देने को तैयार है। तो उस सिचुएशन में क्या है
श्योरिटी की लायबिलिटी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। बट अगर श्योरिटी असेंट दे देता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, तो उस सिचुएशन में श्योरिटी की लायबिलिटी जो होगी वो डिस्चार्ज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने असेंट दे दिया कि ठीक है जो आप कॉन्ट्रैक्ट करो वो वैलिड है और मैं अपनी सहमति देता हूँ उस पर। अब बात करते हैं सेक्शन 136 की। श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज्ड व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। इसमें क्या है कि अगर जो क्रेडिटर है उसने प्रिंसिपल डेटर की जगह किसी थर्ड पर्सन को कहा है कि आप प्रिंसिपल डेटर को टाइम दो अपना पार्ट परफॉर्म करने से, तो उस सिचुएशन में जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो खत्म नहीं होगी, उसमें उसकी जो लायबिलिटी है वो खड़ी रहेगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 137 की। क्रेडिटर्स फोरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। इसमें क्या है कि अगर क्रेडिटर कहता है कि ठीक है मैं स्यू नहीं करूंगा किसको, प्रिंसिपल डेटर को, या वो ये कह देता है कि मेरी जो भी लीगल रेमेडीज है प्रिंसिपल डेटर के लिए मैं उनको अवेल नहीं करूंगा, तो उसमें क्या है कि सिर्फ क्रेडिटर का इतना कहने से श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो खत्म नहीं हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बी ओज टू सी अ डेट ग्रांटेड बाय ए। इसमें क्या है कि जो डेट है वो पेबल हो जाता है। अब सी है वो बी को सू नहीं करता है एक साल तक जो उसका डेट है वो खड़ा है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि ए की जो लायबिलिटी है वो खत्म नहीं हो जाएगी एज अ श्योरिटी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 138 की। रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर्स। अब जहाँ पे कि क्रेडिटर है वो सपोज 3 श्योरिटीज है, 3 में से अगर वो एक को डिस्चार्ज कर देता है तो बाकी 2 जो है उनकी जो लायबिलिटी है वो खड़ी रहेगी और उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो भी खड़ी रहेंगी। वो ये नहीं कह सकते हैं दोनों कि आपने एक श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया है तो हमें भी वो डिस्चार्ज करो। नो, ऐसा नहीं है। जो बाकी के 2 को श्योरिटीज होंगे उनकी भी जो लायबिलिटी है वो खड़ी रहेगी। अब बात करते हैं सेक्शन 139 की। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। अब इसमें क्या है कि अगर क्रेडिटर ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि श्योरिटी के राइट्स से कुछ इनकंसिस्टेंट है, या उसने कोई ऐसा एक्ट करने से मनाही कर दिया, मतलब ओमिट कर दिया, जिसमें कि श्योरिटी जो कि उसकी ड्यूटी थी श्योरिटी के प्रति और उसने वो ड्यूटी अपनी परफॉर्म नहीं की है और उसने इतना टाइम निकाल दिया है जिससे कि जो श्योरिटी है वो अपनी जो रेमेडी है उसको वो अवेल ही नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी उस सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, बी कॉन्ट्रैक्ट करता है सी से कि वो कुछ सम के लिए जो है वो उसके लिए एक शिप बनाएगा और जैसे जैसे एक एक स्टेज पूरी होती जाएगी उस पर एक एक इंस्टॉलमेंट जो है वो उसको दी जाएगी। ए श्योरिटी बच जाता है सी के लिए। सी ने क्या किया, अब ए की नॉलेज के बिना बी को कुछ जो अमाउंट थी 2 इंस्टॉलमेंट जो उसकी रह गई थी उसने जो फिक्स्ड डेट थी उससे पहले उसको वो प्रीपे कर दी। सो इस सिचुएशन में क्या है कि ए इस प्रीपेमेंट से डिस्चार्ज हो गया, अब उसको जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की अपनी श्योरिटी देने की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 140 की। राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या है कि अगर कोई डेट है वो गारंटेड डेट है, वो अगर कोई खड़ा हुआ है या और प्रिंसिपल डेटर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है अपनी, या फिर उसने जो वो डेट है उसको पे नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या है जो श्योरिटी है वो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे या तो वो उस डेट की पेमेंट कर देगा, या जो प्रिंसिपल डेटर था उसने कुछ काम करना था उसकी जगह श्योरिटी ने कोई काम कर दिया है, तो अब वो क्या है कि वो अब श्योरिटी नहीं रहेगा, वो बन जाएगा अब क्रेडिटर। वो क्रेडिटर की जगह पे आ जाएगा और जो राइट्स क्रेडिटर के पास होते हैं वो सारे राइट्स जो है वो अब उस श्योरिटी के पास आ जाएंगे। इसको कहा जाता है राइट ऑफ सब्रोगेशन, दैट इज जहां पे की जो श्योरिटी है ही विल कम इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज ए जो है वो प्रिंसिपल डेटर है, बी है क्रेडिटर और सी है श्योरिटी। ए ने अपनी गोल्ड चेन प्लेज की थी और उसके लिए उसने लोन लिया था 10,000 रुपीज का। अब ए फेल हो गया वो लोन लेने से, ए ने लोन नहीं दिया, अब उसमें क्या है सी ने वो लोन की पेमेंट कर दी है। ठीक, अब उस लोन की पेमेंट से
जो प्लेज थी गोल्ड चेन जो कि उसने क्रेडिटर को गिरवी रखवाई थी, वो क्रेडिटर को नहीं, अब वो इस श्योरिटी को मिलेगी। और अगर ये फैक्ट मैटर नहीं करते कि जब उसने ये पेमेंट की थी लोन की, उसको ये आइडिया था कि ए ने गोल्ड चेन गिरवी रखी है या नहीं रखी है, वो गोल्ड चेन अब क्रेडिटर को मिलने की जगह श्योरिटी को मिलेगी, क्योंकि क्रेडिटर ने उसका लोन पे नहीं, क्योंकि क्रेडिटर के पास वो गिरवी पड़ी थी और वो लोन जो है वो अब श्योरिटी ने पे की है। सो वो गोल्ड चेन अब क्रेडिटर की जगह सी को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 141 की, श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज। इसमें क्या है कि अगर प्रिंसिपल डेटर है वो उसने कोई चीज गिरवी रखी है, कोई प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखी है, किसको, क्रेडिटर को, और श्योरिटी अब प्रिंसिपल डेटर की जगह खुद जो ऑब्लिगेशन थी प्रिंसिपल डेटर की पूरी करने की, वो प्रिंसिपल डेटर नहीं कर पाया, वो श्योरिटी ने पूरी की है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि अब श्योरिटी अब क्लेम कर सकता है क्रेडिटर से वो सिक्योरिटी जो कि प्रिंसिपल डेटर ने गिरवी रखी थी। अब अगर क्रेडिटर ने उस सिक्योरिटी को लूज कर दिया है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो श्योरिटी की लायबिलिटी है, प्रॉपर्टी की एक्सटेंट, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उस एक्सटेंट तक जो श्योरिटी की लायबिलिटी होगी वो खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 142 की, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इनवैलिड। अगर कोई भी गारंटी है वो ऑब्टेन की गई है किसके द्वारा, क्रेडिटर द्वारा, कैसे, मिसरिप्रेजेंटेशन से, या फिर क्रेडिटर जो है उसको नॉलेज है या उसने असेंट दी है एक मटेरियल फैक्ट के ऊपर जो कि ट्रांजैक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि उस मटेरियल फैक्ट को मिसरिप्रेजेंट किया जाए, तो ऐसी गारंटी क्या होगी, इनवैलिड होगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 143 की, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट इनवैलिड। सिमिलरली अगर कोई ऐसी कंसीलमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है किसी गारंटी के लिए और जहां पे कि क्रेडिटर की ड्यूटी थी उस मटेरियल फैक्ट पे बोलने की, बट वो नहीं बोला है, दैट इज उसने वो कंसील कर दिया है उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को, तो भी ये जो गारंटी होगी वो इनवैलिड होगी। सेक्शन 144, गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट until co-surety joins। अब इसमें अगर ये लिख दिया है गारंटी में कि कॉन्ट्रैक्ट जो है गारंटी का, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन कर दिया गया है कि क्रेडिटर तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक जो एक और को-श्योरिटी है वो ज्वाइन नहीं कर लेता, तो क्रेडिटर की ड्यूटी है वो कुछ भी ऐसा काम ना करे जब तक जो दूसरा को-श्योरिटी है वो ज्वाइन नहीं कर लेता है। और अगर उसके ज्वाइन करने से पहले ही क्रेडिटर ने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया है तो वो वैलिड नहीं होगा, उसको मान्य करार नहीं दिया जा सकता। अब हम बात करते हैं सेक्शन 145 की, एम्प्लॉयड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी। हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है गारंटी का वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो प्रिंसिपल डेटर है वो इंडेमनिफाई करेगा श्योरिटी को, और अगर श्योरिटी ने अपनी जेब से राइटफुली पेमेंट करी है तो वो फिर श्योरिटी वो अमाउंट जो कि उसकी जेब से गई है वो अमाउंट वो प्रिंसिपल डेटर से क्लेम कर सकता है। बट अगर श्योरिटी ने कोई अमाउंट रॉन्गफुली पे कर दी है तो उस सिचुएशन में जो श्योरिटी है वो प्रिंसिपल डेटर से अमाउंट क्लेम नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 146 की, को-श्योरिटीज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। अब इसमें क्या है कि सपोज एक से ज्यादा श्योरिटी है, सपोज 2 या 3 श्योरिटीज है, तो उनकी लायबिलिटी जो होगी वो या तो जॉइंट होगी या फिर सेवरल होगी, इकट्ठी। जॉइंट मतलब सेम या सेवरली मतलब डिफरेंट। और ये हो गया सेक्शन का एक पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, इसका दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर कुछ को-श्योरिटीज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 या 3 को-श्योरिटीज है, अब ये इररिस्पेक्टिव इफेक्ट कि उनको उनकी आपस में जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में वो पता हो भी सकता है, वो पता नहीं भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है।
मैटर क्या करता है कि अगर उनका कुछ प्रपोर्शन है वो फिक्स कर दिया गया है कि इतने प्रपोर्शन में एक श्योरिटी की लायबिलिटी है, इतने में दूसरे की है, इतने में तीसरे की, एंड सो ऑन। तो जो लायबिलिटी, जो लिमिट उनके लिए फिक्स की गई है कि एक श्योरिटी के लिए वो उसी लिमिट में जो है वो अपना जो भी पार्ट है उसको वो परफॉर्म करेंगे। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। ए, बी और सी ये क्या है, ये तीन कोश्योरिटीज हैं डी के लिए, और वो कहते हैं कि ठीक है आप ई को जो है वो 3000 रुपीज पे कर दो। अब ई फेल हो गया डी को वो 3000 रुपीज पे करने के लिए, तो इसमें क्या लायबिलिटी है ए, बी और सी की कि वो 1000 रुपीज ईच पे करेंगे, किसको, डी को। अब सपोज ए, बी और सी तीन को श्योरिटीज है, उन्होंने डी से कहा कि आप ई को 1000 रुपीज पे कर दो, और उसमें उनकी लिमिट फिक्स हो गई है। सपोज ए की लिमिट जो है वो है 1/4 की, बी की भी लिमिट है 1/4 की, और सी की लिमिट जो है 1/2 शेयर उसका फिक्स कर दिया है। तो ई ने अब डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट करने से। सो अब ए, बी, सी कितना कितना पे करेंगे। ए की लायबिलिटी होगी 250 रुपीज की, बी की लायबिलिटी होगी 250 रुपीज की, और सी की लायबिलिटी होगी 500 रुपीज की। ये तीनों जो है वो फिर डी को पेमेंट करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 147 की। ये क्या कहता है, लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट टर्म्स। इसमें क्या है कि अगर कोई रेशो फिक्स नहीं की गई है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जिस बंदे की कैपेसिटी है, दैट इज जितनी लिमिट परमिट है उनके लिए, उतनी लिमिट के अंदर अंदर वो फिर पेमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी तीन को श्योरिटीज हैं डी के लिए। उन्होंने क्या किया कि काफी बॉन्ड्स एग्जीक्यूट किए डी के फेवर में, डिफरेंट, और उनकी जो पेनल्टीज लगी उनके ऊपर वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल ए पे सपोज पेनल्टी लगी 10,000 की, बी पे लगी है 20,000 की, और सी पे लगी है 40,000 की। इसमें क्या है, डी को ये तीनों जो है वो डी के लिए श्योरिटीज है। वो कहते हैं कि ई को आप लोन दे दो। अब ई ने क्या किया, ई ने सपोज 70,000 रुपीज की डिफॉल्ट कर दी पेमेंट करने में, तो ए, बी और सी जो है वो पूरी पूरी पेनल्टी देंगे, दैट इज जितनी जितनी उनकी पेनल्टी लगी है। जैसे कि ए पे लगी है 10,000 रुपीज की, तो ए डी को देगा 10,000 रुपीज, बी पे करेगा 20,000 रुपीज, और सी पे करेगा 40,000 रुपीज। तो 10 + 20 कितने हो गए, 30,000, 30 + 40 हो गए 70,000। तो वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो फिर वो डी को पे कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।